नमस्कार, रात के 8 बज गए। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगर आज की बड़ी खबरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर इस वक्त निकल चुके हैं और अब पहले पड़ाव में वो ब्रुनेई पहुंचे हैं और जहां से वो कल सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तमाम खबरों को आपसे रूबरू कराएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने जो बिल महिला सुरक्षा को लेकर आज पास किया है उसके मायने क्या है। क्या सिर्फ कड़ा कानून बना देने से बात बन जाएगी या फिर सख्ती से उन प्रावधानों को जमीन पर लागू करने के साथ ही महिला सुरक्षा महसूस कर सकेंगी। इस विषय पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर बाढ़ और बारिश की वजह से देश के कौन से इलाके हैं हलकान। होगी बात पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में भारत के लिहाज से कैसा रहा आज का दिन। होंगी देश दुनिया की तमाम खबरें। शुरुआत करते हैं इस वक्त सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में ब्रुनेई पहुंचे। प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। पीएम ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध कायम होने की आशा व्यक्त की। ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का किया उद्घाटन। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद दबाव में आई ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा से पारित कराया अपराजिता बिल। सदन में भाजपा ने बिल का किया समर्थन। इसे जल्द लागू किए जाने की मांग की। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्य में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी किए गए ढेर। बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र की घटना में भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में नक्सलवाद के जल्द खात्मे का जताया भरोसा। केंद्र सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपए के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों, वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार, डोर्नियर 228 विमानों की होगी खरीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया फैसला। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। तेलंगाना के खम्मम और महमूदाबाद इलाके में बाढ़ से भारी नुकसान। हजारों लोगों के घरों में घुसा पानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। और अवनी लेखरा की नजर पेरिस पैरालंपिक में अपना दूसरा पदक जीतने पर। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में ले रही हैं हिस्सा। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रुनेई दारुसलाम पहुंच गए हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष भी इस मौके पर पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी। ब्रुनेई के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के अहम 40 साल और पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री की अगवानी की क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तादी बिल्लाह ने। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही होटल पहुंचा, वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई। गर्मजोशी देखने लायक रही। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के अभिवादन को प्रधानमंत्री ने बखूबी स्वीकार किया। बहुत अच्छा लगा। आते ही उन्होंने बच्चों के पेंटिंग को देखा, बहुत ही सराहाया और उनको उन्होंने हस्ताक्षर दिया है। ये मेरी छोटी बेटी का पेंटिंग है।
कल रात से बना रही थी और उसको हस्ताक्षर मिला। बहुत उत्साहित हूँ ये चीज़ सुन के कि प्रधानमंत्री पहले हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बात की, बच्चों के पेंटिंग को सराहा उन्होंने और उन्होंने साइन किया उस चीज़ को। ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगाउन में मौजूद भारतीय उच्चायोग की बनी नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ये वास्तुकला की दृष्टि से दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन भारतीय उच्चायोगों दूतावासों में से एक है। इसे पारंपरिक भारतीय शैली में तैयार किया गया है। इसका निर्माण 300 लोगों की क्षमता वाले एक बहुउद्देशीय हॉल के साथ आधुनिक सुविधाओं के साथ संपन्न किया गया है। प्रवासी भारतीयों ने दूतावास में भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ब्रुनेई अभी लास्ट मंथ ही आई थी और इन द वेरी सेकेंड मंथ आई वॉज एबल टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक सुल्तान उमर अल सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद का नाम ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान के पिता और उनके पूर्ववर्ती सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया है। मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस भव्य मस्जिद के निर्माण में 4 साल लगे थे। प्रधानमंत्री बुधवार को सुल्तान हाजी हसनन बोल्किया से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। ब्रुनेई से मुनमुन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। सिंगापुर में भारत की झलक देखनी हो तो कोई भी एक लिटिल इंडिया नाम से मशहूर एक जगह है जिसके लिए सब कोई जानता है, वहां पे जा सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा भारत भी बसता है सिंगापुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले इस मिनी भारत का जायजा लिया। वहां मौजूद हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। सिंगापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं लिटिल इंडिया में, यानी यहाँ पर आप आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप भारत में आ गए हैं। यहाँ दुकानों पर जो काम कर रहे लोग हैं वो भारतीय हैं, जो अधिकांश दुकानें हैं वो भारतीयों द्वारा संचालित है, यानी उनके अपने व्यवसाय हैं जो यहाँ सिंगापुर में वो चला रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क में दर्शाया गया है भारत की जो ग्रोथ यात्रा है, भारत की जो विकास यात्रा है उसको, और जो भारत की पहचान है, खेती किसानी, जो भारत के पहले के जो उद्योग धंधे रहे उन सब का यहाँ इस छोटे से पार्क में जिक्र किया गया। तो हमारे कैमरामैन विनय तिवारी के साथ हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं लिटिल इंडिया। सिंगापुर और भारत के बीच 20वीं शताब्दी में जो कुछ व्यापार होता था, किस तरह से आदान प्रदान होता था व्यवसायी को दर्शाया गया। और देखिए इस पार्क में जो हमारी एक पुरानी पहचान रही है, भारत का जो एक हेरिटेज रहा है एक तरह से कहें, या फिर ये बैलगाड़ी है जिस पर एक किसान बैठा हुआ है जो इस बैलगाड़ी को चला रहा है। जो ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जो बाजार हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये लिटिल इंडिया मार्केट में छोटा सा पार्क है जहाँ आपको एक भारत की पूरी झलक दिखाई देती है। इंडियन मिल्कमैन, ये 1905 और 1906 के बीच ये नेशनल म्यूजियम सिंगापुर का जो है, नेशनल हेरिटेज बोर्ड, उसमें जो कुछ दर्शाया गया है वो तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इस पार्क में जब कोई आता है जो लिटिल इंडिया में है, वहाँ पर पूरा उसको एक परिचय मिलता है। दीपावली के बारे में बताया गया है कि कितना महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल है भारत का। और यहाँ के बाज़ारों में लिटिल इंडिया जो यहाँ आप सिंगापुर में देखते हैं, वहाँ के बाज़ार भी पूरी तरह से सजे हुए नज़र आते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ बड़े स्तर पर दीपावली मनाई भी जाती है। तो ये लिटिल इंडिया के पास छोटा सा पार्क है जहाँ आप भारत के दर्शन कर सकते हैं। इस मार्केट की जो खूबियाँ हैं उसके बारे में जान सकते हैं। और 20वीं शताब्दी से लेकर जो सफ़र रहा है वो भी यहाँ खूबसूरती से दर्शाया गया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबरों के बाद अब अगली खबर बंगाल से जुड़ी हुई। बंगाल में बीते 9 अगस्त और 10 अगस्त की रात में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या के मामले के बाद से लगातार बंगाल में उबाल बना हुआ था। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। लगातार लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनता नजर आ रहा था। लेकिन उससे बरक्स आज ममता बनर्जी की सरकार ने, खुद उन्होंने कोशिश की है महिला सुरक्षा के एक अलग प्रकार के बिल को विधानसभा से पारित करके कि वो महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। उनके द्वारा पास कराए गए अपराजिता बिल को बीजेपी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है बंगाल में, उसका समर्थन मिला है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ
कड़े कानून को बना देने से बात बनेगी या फिर महिला सुरक्षा के लिए ऐसे प्रावधानों को सख्ती से जमीन पर उतारने के बाद महिला सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि राज्य विधानसभा से जो बिल पास किया गया है वो कानून की शक्ल आखिर अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद कब लेगा और जमीन पर जो बदलाव है वो आखिर कब बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, चिकित्सकों का अनशन और भारी राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को मजबूर हुई। इस मुद्दे पर प्रदेश और देशव्यापी प्रदर्शन के बाद निशाने पर आई पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कानून के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में मंगलवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपराजिता बिल 2024 को पारित किया गया, जिसका मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी समर्थन किया। गौरतलब है कि 8-9 अगस्त की रात के दरमियान आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद उपजे आक्रोश को देखते हुए यह विशेष सत्र बुलाया गया था। अपराजिता बिल 2024 में दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़न व बलात्कार जैसे मामलों में सख्त से सख्त सजा हो। इसमें भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अगर उनके कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वे किसी गंभीर मस्तिष्क क्षति का शिकार हो जाती हैं, इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अपराजिता बिल को जल्दी में लाए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा, लेकिन सरकार को इसे तुरंत लागू करना होगा। हम इस कानून का तत्काल क्रियान्वयन चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। हम परिणाम चाहते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम कोई विभाजन नहीं चाहते। हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। आपको यह गारंटी देनी होगी कि यह विधेयक तुरंत लागू होगा। इस बीच कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दे रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पुलिस आयुक्त का इस्तीफा नहीं होता। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बैठकर नारेबाजी की और अपनी मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। हमारा डिमांड था सीपी रिजाइन करिए, क्योंकि उसका जो प्रोसीड्योर में लैप्स हुआ है वो एक पार्ट है एंड अलग पार्ट है कि 14 को जो सिक्योरिटी देने का उनका जिम्मेदारी था वो भी सही से नहीं निभाया। हम लोग सीपी से पूछे कि आप क्या आपके काम से खुश है? सीपी बोले कि सीपी बोले कि वो उनके अपने काम से बहुत खुश है, लेकिन अगर हम लोगों का डेपुटेशन मान के कोई हायर अथॉरिटी उसको उसके पोजीशन से हटा के कहीं और दे तो वो ये हंसी के साथ एक्सेप्ट करेंगे। इधर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अलीपुर जज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 8 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें सोमवार रात को सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक महिलाएं विरोध कर रही हैं और भाजपा उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने ममता बनर्जी से अपना पद छोड़ने की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े बिल पर बीजेपी ने सवाल किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के साथ हिंसा के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसके लिए ममता सरकार ने क्या किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा और एनडीए सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील और सतर्क है। हमने कानून में एक से एक सख्त प्रावधान किए हैं। बलात्कार के आरोपियों की सजा को बढ़ाना हो अथवा नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन, फास्ट ट्रैक कोर्टों की व्यवस्था। परंतु आज जो पश्चिम बंगाल में दिखा उसको देखकर मन में एक विचित्र
अनुभव उत्पन्न होता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है और वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी हैं जिन्होंने इसी विधानसभा के पटल पर खड़े होकर शाहजहां शेख का एक प्रकार से बचाव किया था और एक प्रकार से आरोपी महिलाओं को प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप साफ साफ बताएं कि पश्चिम बंगाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने महिलाओं के अपराध के लिए रजिस्टर किए हैं? 2021 में भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुआ? कितनों में अब तक कन्विक्शन करा दिया? आप 3 हफ्ते के प्रावधान की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष के बाद कृपया बताएं कितनों को कोर्ट से कन्विक्शन करा दिया? तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आज अपराजिता बिल पास करके ये केंद्र सरकार को संदेश देने की कोशिश की कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। तो आखिर आपको बताते हैं कि अभी मौजूदा भारतीय न्याय संहिता को लागू करके केंद्र सरकार ने किन प्रावधानों को लेकर आए थे और अभी बंगाल सरकार का जो प्रावधान है उसमें क्या कुछ बड़े अंतर है, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बीएनएस और बंगाल के कानून में अंतर की बात की जाए तो दुष्कर्म की सजा को लेकर क्या प्रावधान है। बीएनएस में 10 साल की सजा है, उम्र कैद का प्रावधान है, जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर बंगाल के अभी मौजूदा कानून के प्रावधान की बात की जाए तो उम्र कैद की सजा, जिंदा रहने तक जेल, फांसी की सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान, यहां पर फांसी की सजा का प्रावधान, इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब हमने और इसको सख्त किया। अगले प्लेट पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि रेप के बाद मर्डर की अगर ये घटना होती है तो उसमें किस प्रकार के सजा के प्रावधान है। तो उसमें बीएनएस की अगर बात की जाए तो 20 साल की सजा, उम्र कैद का प्रावधान और मौत की सजा का प्रावधान भी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें है। और बंगाल का जो आज का अपराजिता कानून है उसमें क्या प्रावधान है, मौत की सजा और जुर्माने के प्रावधान का उसमें जिक्र किया गया। अगले अगर हम प्लेट के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि गैंग रेप पर किस प्रकार की सजा बीएनएस में है और बंगाल के नए कानून को लेकर है, तो 20 साल की सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में है। इसके अलावा आजीवन कारावास का प्रावधान है और नाबालिग के मामले में उम्र कैद का प्रावधान है। सही, नाबालिग के मामले में फांसी का प्रावधान भी किया गया। अगर उसके साथ में गैंगरेप होता है तो इस प्रकार के प्रावधान बीएनएस में दिए गए। तो वहीं बंगाल का जो आज का अपराजिता कानून है उसके तहत उम्र कैद की सजा, जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा और फांसी की सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान किया गया। कमोवेश एक ही प्रकार की स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। सख्त कानून बीएनएस में भी है, इसी प्रकार के कानून आज अपराजिता के माध्यम से बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी किया, लेकिन इसका ढिढोरा ज्यादा पीटा जा रहा है। बार बार अपराध करने वाले जो लोग हैं, जो महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध करते हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार के प्रावधान बीएनएस में है और आज के अपराजिता कानून में है। तो उम्र कैद की सजा बीएनएस में की गई है, मौत की सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान भी है। तो वहीं आज के बंगाल के कानून की बात की जाए तो ताउम्र जेल की बात की गई है, मौत की सजा तक प्रावधान किया गया और जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो एक प्रकार से सख्त कानून दोनों तरफ दिखाई पड़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता में भी और इसके अलावा अपराजिता कानून जो आज बंगाल की विधानसभा ने पास किया है। कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई को छापने पर, महिलाओं से जुड़े मामले में जो कोर्ट में सुनवाई है, अगर कोर्ट मना करता है उसके बावजूद उसको प्रकाशित किया जाता है तो उसकी भी सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में 2 साल तक की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। जबकि अपराजिता के तहत इसको 3 से 5 साल तक कर दिया गया और उसके साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये अपने आप में वो प्रावधान हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, बावजूद उसके एक राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है बंगाल सरकार के माध्यम से। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में अगर 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ में रेप होता है तो उसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान भी किया गया। इसी प्रकार से बंगाल का जो आज का कानून है वो कहता है कि नाबालिग से दुष्कर्म के सभी अपराधियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। यहां पर एक ज्यादा सख्ती दिखाई पड़ रही है, सीधे मौत की सजा तक का प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्या और एक बड़े अंतर है तो उसमें नाबालिग से दुष्कर्म पर क्या सजा है, उसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से अगर रेप होता है तो उसमें 20 साल की सजा, आजीवन कारावास का प्रावधान का जिक्र किया गया है और यहां पर एक तरीके से मौत की सजा का प्रावधान लगातार करने की बात कही गई है। तो ये कुछ अंतर है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर हो ऐसा प्रतीत होता नहीं है। अपने आप में भारतीय न्याय संहिता में भी बहुत सख्त प्रावधान दिखाई पड़ रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में, नाबालिग से गैंगरेप में उम्र कैद की और मौत की सजा का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में और यहां पर भी मौत की सजा का प्रावधान एक तरीके से किया गया है। तो यह दिखाता है कि भारतीय न्याय संहिता और अपराजिता कानून में किस प्रकार का एक अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा कोई अंतर नजर नहीं आता है। लेकिन महिलाओं के साथ अपराध से जुड़े मामलों की बात की जाए तो मुख्य तौर पर रेप हो गया, जिसको बलात्कार कहते हैं, छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग और एसिड अटैक जैसे जो तमाम मामले होते हैं, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध के एक आम तौर से मामले हैं जो देश भर में अक्सर सुनने देखने को मिलते हैं।
रेप के मामलों में लगभग 96% आरोपी जान पहचान वाले होते हैं, या 96% से ज्यादा भी लोग होते हैं। ये बात एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है, यानी जान पहचान के लोगों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा होते हैं। रेप के मामलों में सजा की दर देश में 27-28% के आसपास है। ये दिखाता है कि ये बहुत कम है। कन्विक्शन रेट और ज्यादा करने की जरूरत है, और यहां पर जरूरत आ जाती है हमारी एजेंसीज की जांच और उनकी चार्जशीट के माध्यम से कैसी उन्होंने पुख्ता तैयारी की है अदालत के सामने जाने में, तभी ये शायद 27% ज्यादा बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से आज जो बिल बंगाल की विधानसभा ने पास किया है, उसका अब कानून का जामा पहनने तक की प्रक्रिया क्या है, हम उसका भी जिक्र करते हैं। अगर राज्यों से बिल पास होने का प्रावधान क्या होता है, क्योंकि जो अपराजिता बिल अब पास हुआ है, अब ये कानून की शक्ल कैसे लेगा, उसका जो संवैधानिक प्रावधान है हम आपको उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। विधानसभा से पास बिल जाता है राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्य के प्रमुख के तौर पर राज्यपाल होते हैं। विधानसभा पास करने के पास राज्यपाल के पास भेजती है। राज्यपाल बिल पर सहमति के लिए राज्यपाल के पास कई विकल्प मौजूद होते हैं, 3-4 विकल्प होते हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र करते हैं। अगर राज्यपाल सहमत हैं तो भेजते हैं राष्ट्रपति को, और राज्यपाल असहमत होने पर बिल को राज्य सरकार को वापस भेज सकते हैं। तो अपने आप में ये दो हैं। अगर वो सहमत है, सहमति है, तो फिर वो उसको पास करने के लिए राष्ट्रपति से सहमति के लिए भेज सकते हैं। असहमत होने पर वो विधानसभा को वापस भेज सकते हैं कि आखिर वो उसमें संशोधन करें। विधानसभा अगर दोबारा पास होकर राज्यपाल के पास भेजती है तो उसको मंजूर करना होता है राज्यपाल को, और वो फिर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज देते हैं। ये दूसरी प्रक्रिया है। फिर राज्यपाल मांग सकते हैं राष्ट्रपति से सलाह। अगर ये तीसरा एक विकल्प के तौर पर है, राज्यपाल को लगता है कि इसमें इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें मुझे राष्ट्रपति से सलाह की जरूरत है कि आखिर इस पर क्या किया जाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सलाह मांग सकते हैं। और राष्ट्रपति कितने समय में सलाह, अपनी कानूनी सलाह, संवैधानिक वैधानिक सलाह जो है राज्यपाल को देंगे, इसको लेकर संविधान में कहीं समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो एक प्रकार से राज्यपाल के पास कई विकल्प मौजूद हैं जिसके तहत इस प्रकार की प्रक्रिया हुआ करती है। राज्यों से बिल पास होने का जो प्रावधान है, बिल पास करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि राज्य अब जब कोई कानून बनाता है तो उस पर केंद्र की सहमति जरूरी है। केंद्रीय कानून होने की दिशा में जब ऑलरेडी पहले से कोई एक केंद्रीय कानून है किसी विषय में, तो अनुच्छेद 254 के तहत राज्य को केंद्र से मंजूरी लेनी होती है, और एक संवैधानिक व्यवस्था है, प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय उस प्रस्ताव जो कि राज्य के माध्यम से केंद्र को भेजा जाता है, उस प्रस्ताव की जांच करता है, कानूनी तौर पे उसको समझता है कि क्या किसी प्रकार का एक टकराव की स्थिति तो नहीं है। उसके बाद में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद भी वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। फिर उसके बाद संबंधित राज्य उसको एक तरीके से नोटिफाई करता है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे राज्यों के विधानसभा से पास होने वाला जो बिल है वो कानून की शक्ल लेता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है अपने आप में कि किस तरीके से ये एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन बंगाल में आज जो कुछ महिला सुरक्षा के नाम पर हो रहा है, क्या वो सच में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई पड़ रही है, या फिर उसके पीछे एक तरीके से राजनीतिक तौर पर आगे जाने की कोशिश दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और हम आपको इस वक्त ले चलते हैं प्रधानमंत्री की जो ब्रुनेई यात्रा चल रही है उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। आइए आपको ले चलते हैं, उन तस्वीरों को दिखाते हैं, उसके बाद हम इस खबर पर वापस भी लौटेंगे।
तो ये तस्वीरें आपने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनई दौरे से जुड़ी हुई। आज उनका पहुंचने का पहला दिन था और वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो किस प्रकार से भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया, ये तस्वीरें दिखाती हैं गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। हम वापस लौटते हैं अपनी उसी खबर पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो बंगाल से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार से आज बंगाल में महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत उबाल आया हुआ। इस खबर पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष। अपराजिता बिल पेश पर लागू करने की चुनौती अपने आप में लगातार बरकरार है। अपराजिता बिल पेश पर लागू करने की चुनौती बनी हुई है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ रेखा शर्मा जी हैं जो कि पूर्व चेयरपर्सन रही हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। मैम, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि महिलाओं के सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बिल के माध्यम से बंगाल सरकार ये कह रही है कि उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसकी वजह से जमीन पे एक बड़ा बदलाव होगा। क्या एक सख्त कानून बनाना पर्याप्त है या फिर उसको बेहतरी से लागू करना वो एक बड़ी चुनौती है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? रेखा जी। देखिए, बंगाल सरकार के पिछले कार्यों को देखते हुए मैं कह सकती हूँ ये केवल ये जो पीछे आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना हुई और पूरा भारत जिसके विरोध में खड़ा हुआ और जिस प्रकार से उसको बंगाल सरकार ने हैंडल किया, उसकी सीप साफ करने के लिए ये बिल लाया गया। हमारे भारतीय न्याय संहिता में भी बहुत मजबूत कानून बनाए गए हैं और बहुत मजबूती से इन सभी, चाहे वो रेप हो या मर्डर हो, रेप एंड मर्डर हो, सभी तरह के जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत सीरियस अच्छे कानून बनाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। चाहे वो सेक्शन 66 हो या सेक्शन 70 हो, सब में वो सभी चीजें हैं जो आज ये कह रही है अपराजिता बिल में जो लेके आई है। बात ये है कि जब भी कोई कानून जब भी कोई केस होता है इस प्रकार का, सबसे पहले एफआईआर करना जरूरी है जी। एफआईआर करने के बाद उसके ऊपर चार्जशीट करना जरूरी है। जब पिछले कई सालों से मैं देखती आई हूँ, मैं 9 साल रही हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग में जी। और मैं कई चक्कर हर इलेक्शन के बाद जो महिलाओं के ऊपर जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, मैं बंगाल में गई हूँ जी। रेखा जी, मैंने देखा है कि हमेशा पहले तो एफआईआर नहीं होता केसेस में, और एफआईआर होता है तो उस पे चार्जशीट नहीं होती कभी भी। आप 3 महीने में क्या 6 महीने में भी चार्जशीट नहीं होती। चार्जशीट होती है तो इतने ढीले उसमें वो लगाए जाते हैं सेक्शंस कि कोई सजा ही नहीं होती जी। तो इसके लिए सरकार का मुझे लगता है रवैया जी, सरकार का रवैया या एक विल पावर बहुत जरूरी है, तब शायद जमीन पे ज्यादा बदलेगा। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए। विक्रम जी, एक पुलिस महकमे के अधिकारी के नाते आपको बहुत अनुभव इस बात को समझने का कि क्या महज सख्त कानून से स्थिति बदलती है या जो मौजूदा कानून है उसको बेहतरी से जमीन पे उतारने से एक बदलाव आता है, समाज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और वो बदली तस्वीर हमको दिखाई पड़ती है? आपका अनुभव क्या कहता है? सिंह साहब, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अपराजिता बिल, इसमें बड़े अच्छे नियम है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता का ऐसा कोई इसके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। कॉस्मेटिक चेंजेस, साधारण चेंजेस, बहुत ही मामूली चेंजेस आए हैं। और आपने जो पहला प्रश्न किया था, और जो न्यायविद है वो ये कहते हैं कि कानून थोड़े हों लेकिन उनका निर्भीक और निष्ठापूर्वक अनुपालन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास 50 कानून हो और उनका अनुपालन ना हो। अनुपालन की स्थिति पे जब हम आते हैं तो मैडम ने जो बात कही है, मैं बताना चाहूँ कि कामदुनी में जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, संदेश खाली में जो उत्पन्न हुई, तो आपकी वैसे पश्चिम बंगाल में प्रशासन पुलिस की विश्वसनीयता बिल्कुल रसातल में जा चुकी है। बेहतर ये होता जो मौजूदा कानून है उनका निष्ठापूर्वक अनुपालन करके एक मिसाल कायम करते। और एक चीज जो है, 2-3 बातें हैं। एक, प्रोसिक्यूटिक्स यानी पीड़िता या सर्वाइवर का बयान काफी है कि वो उसको आरोपी को सजा तक पहुंचा दे। आपने क्यों इसके बारे में दुनिया भर की बात आप करते हैं और इस लॉ के पॉइंट क्यों नहीं लेते हैं? और वाकई अगर आप क्रांति लाना चाहते थे, जो कि मैं हर फोरम पे कहता हूं, केमिकल कास्ट्रेशन ऑफ गैंग रेपिस्ट, विश्व के 8 देशों में ये कानून है
और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि रेपिस्ट अगर किसी से डरता है, सजाए मौत से उतना नहीं डरता जितना कि केमिकल कास्ट्रेशन से डरता है, क्योंकि उसकी जो सामाजिक स्तर है, जो उसके जो तथाकथित भौकाल है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं चाहता था, मैं बहुत प्रसन्न होता कि अगर केमिकल कास्ट्रेशन के ऊपर भी विचार करते, लेकिन करेंगे नहीं जी। आपको कॉस्मेटिक्स करने थे, कॉस्मेटिक्स आपने कर दिए, और पोस्चरिंग आपने कर दी। राजनीतिक लाभ जो आपको लेना था वो आपने उसका प्रयास कर लिया। आपका उद्देश्य कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अगर आप वाकई गंभीर थे तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसे प्राविधान हैं कि आप इनको मटिया मेट कर सकते थे, लेकिन वो सिंह साहब हुआ नहीं। बिल्कुल वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा। रेखा जी, क्योंकि आप कई बार एनसीडब्ल्यू में रहते हुए भी और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में आप बंगाल का दौरा कर चुकी हैं। हमने तमाम घटनाओं के समय इस बात को देखा है। संदेश खाली का मामला हाल फिलहाल का ताज़ा मामला है। अगर हम आरजीकर हॉस्पिटल से पहले की बात करें, एक संरक्षण दिखाई पड़ता है अपराधियों को उस पूरी व्यवस्था के तहत। तो जब व्यवस्था संरक्षित करती नजर आएगी तो कानून कितना भी पुख्ता क्यों ना हो, व्यवस्था कहीं ना कहीं फिर एक लाचार नजर आएगी उस तरीके से जब वो किसी को सुरक्षा देने की बात करेगी। किस तरीके से आप देखती हैं बंगाल के हाल फिलहाल के हालात को? देखिए, जितनी बार भी मैं गई और मैंने देखा कि पॉलिटिकल गुंडागर्दी बहुत है बंगाल में। इवन संदेश खली में भी पॉलिटिकल गुंडागर्दी थी। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रेप हो रहे थे, और जो पार्टी रूल कर रही है अगर उसी के वर्कर इसमें रेप में एंगेज्ड हैं, तो किस प्रकार आप सोचते हैं कि न्याय मिलेगा? न्याय मिल भी सकता है अगर जो टॉप पे महिला बैठी है अगर वो मन बना ले, लेकिन उनका पूरा मन अपने वर्कर्स को बचाने का होता है, केवल और केवल अपनी राजनीति चलाने का होता है। और इसलिए उन्होंने कभी भी पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया इस पे काम करने का। पुलिस हमेशा इतने प्रेशर में काम करती है बंगाल में कि उनको एफआईआर की कॉपी देते हुए भी पूछना होता है सीएम ऑफिस से कि इसकी कॉपी हम दे दें या नहीं दे दें। मुझे 4-4, 5-5 घंटे वहां बैठना पड़ा एक कॉपी लेने के लिए। मुझे वह महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाने से डरती हैं। तो आप सोचें, जिस स्टेट की महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कराने से डरती हैं, क्या आप सोचते हैं कि कानून बदलने से कुछ होगा, या कानून जितने मर्जी आप मजबूत कर ले? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है जो बदलाव आएगा, जब तक कि विल ना चेंज हो। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और वो वहां नहीं है। और बार बार देखा गया है कि वहां पॉलिटिकल विल नहीं है। जी विक्रम सर, क्योंकि सुरक्षा का भाव महिलाओं के अंदर कैसे आए, बच्चियों के अंदर कैसे आए, इस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपने कहा कि एक फेशियल कोशिश की जा रही है। कन्विक्शन रेट के लिहाज से भी देखा जाए तो 27-28% के आसपास अगर रेप के मामलों में महिलाओं के साथ देखा जाए तो ये अपने आप में एक और चिंताजनक स्थिति दिखाता है कि क्या हमारी पुलिसिंग व्यवस्था उतनी इक्विप्ड है, उतनी मॉडर्नाइज है, और जिस प्रकार के प्रावधानों के साथ उसे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, क्या उस पर फोकस करने की जरूरत है बजाय नए कानूनों से मनाने को लेकर? सिंह साहब, आपने उस प्रश्न को किया है जो कि बहुत पहले से ये एक व्यवस्था थी कि अगर दोष मुक्त कोई रेपिस्ट होता है या कोई भी होता है तो एक्विटल रिपोर्ट बनती है और देखा जाता है किन कारणों से ये दोष मुक्त हुआ, और उसके बाद अपील में जाके सुनिश्चित करते थे। अगर किसी विवेचक या प्रोसिक्यूटर ने त्रुटि की थी, उसके कैरेक्टर रोल में लिखा जाता था कि इनके प्रमाद के कारण ये आरोपी दोष मुक्त हुआ, या तो इनके भ्रष्टाचार या अकर्मणता के कारण। दोनों परिस्थितियों में दोनों की कैरियर पे बात आ जाती थी। अब ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि लोगों की रुचि खत्म हो गई। लोग भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाए, गवाह पक्षद्रोही हो जाए यानी हॉस्टाइल हो जाए, मामला विलंब से होता जाए, पीड़िता और उसका परिवार थक हार करके हथियार डाल दे, और अंततोगत्वा ये एक दुर्भाग्य हमारे देश का कि सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उपरांत भी जो आपका कन्विक्शन रेट है वो 30% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, जबकि कम से कम 90% तो होना ही चाहिए। लेकिन हम आज भी निर्भया केस के बाद 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, तीनों मेजर स्टैट्यूट बदल दिए गए, लेकिन सब कुछ होने के बाद, निर्भया फंड के होने के बावजूद भी, ओनर्स ऑफ प्रूफ के बाद भी, लेकिन हम कन्विक्शन अगर नहीं बढ़ा पाए तो इस चीज पे ये बहुत भारी फॉल्ट लाइन है और इसको सुधारना अत्यंत आवश्यक है। और बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। दंड, और वो भी कठोर दंड, ये एक डिटरेंट होता है इस तरीके के अपराधों में। मैं फिर कहूंगा, जब दोबारा मौका आए, किसी राज्य सरकार को अवसर हो या केंद्र सरकार को, तो केमिकल कास्ट्रेशन एक ऐसा हथियार है जहां पे इस्तेमाल हुआ विश्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन और गिरावट इस अपराध में आया है। जी रेखा जी, एक सुरक्षा का भाव आएगा कैसे, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है।
रेखा जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विक्रम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। तो विक्रम जी, लेकिन हम इस प्रकार की राजनीतिक वजहों में कई बार आरोप प्रत्यारोप में फंस जाते हैं, लेकिन एक मूल सवाल हमारा रह जाता है, वो यही इसी बात को लेकर है कि आखिर जो हमारी बच्चियां हैं, समाज की महिलाएं, बेटियां हैं, उनको वो सुरक्षा का भाव देंगे कैसे? राजनीतिक सोच से, पूर्वाग्रह से आगे बढ़ के उस दिशा में सार्थक कदम उठाने के लिए काम होगा कैसे? उस दिशा में आप कैसे देखते हैं? पूर्वाग्रह है तो सेवा समाप्त हो जाती है। अगर सेवा भाव है तो सब कुछ छोड़ करके पूरे चट्टान की तरह पीड़िता के साथ खड़े रहें, और अंततोगत्वा जो न्याय की अंतिम पायदान है वहां तक जब तक आपके निर्णय ना आ जाए तब तक आपको चैन से नहीं। एक डेडिकेटेड टीम बना लीजिए कि ऐसे प्रकरण जो कि बहुत स्टिकी होते हैं, जिसमें साक्ष्य संकलन और उसका प्रस्तुतिकरण न्यायालय में एक होता है, तो एक सेल बना लीजिए अच्छे विवेचकों का और सुनिश्चित कीजिए, और ऐसे तमाम एडवोकेट्स हैं जो आपकी मदद में निःशुल्क आ जाएंगे और सुनिश्चित करें। और मैंने किया, ये ऐसी चीज नहीं है कि जो की नहीं, किया है और निर्णायक सजाएं दिलाई है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और एक तरीके समझ लें कि हमारे परिवार के साथ ये अन्याय हुआ है और हम पूरी ताकत लगा करके आतताइयों को नेस्तनाबूद करेंगे। तब जब जुनूनी जज्बा होता है सिंह साहब, तब जाकर के ये क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल, और शायद जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी कई प्रकार के एक प्रोग्रेसिव बदलाव हमने देखे, जिसमें तकनीक को जोड़ा गया है, फॉरेंसिक एविडेंसेस को लेकर तमाम प्रावधान है, ताकि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स की उसको माना गया है, किसी तरीके से कोई भी जो दोषी है वो बचने ना पाए। इस दिशा में भी काम होता नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद अगली खबर हिमाचल से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगहाली पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने हैं। मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर दोनों ने हिचकोले खाती प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन पर विपक्ष सदन में चर्चा करे और वो इस चर्चा के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है। आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। मेरी यादाश्त में तो इस प्रकार की परिस्थिति तो पहली बार आई कि जब 3 तारीख निकल गई उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा हमको समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। जो गारंटियां दी थी राहुल गांधी जी ने, एक नया एक रिवाज शुरू किया था
और वो खटाखट होकर के बंद होता दिख रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश के मौजूदा हालात के लिए कौन से बड़े फैक्टर जिम्मेदार हैं। वहां पर भयंकर वित्तीय संकट से जूझता हिमाचल प्रदेश इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कर्ज के बोझ में दबता हिमाचल प्रदेश सबके सामने बना हुआ है। राज्य पर 86,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हो गया है, यानी कि राज्य लगातार कर्ज के बोझ में बढ़ता जा रहा है। कर्ज की रकम में आने वाले दिनों में और वृद्धि की संभावना है, क्योंकि अपना कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए एक नया कर्ज राज्य सरकार को लेना पड़ रहा है। हर महीने कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। ये भारी भरकम रकम है जिसको खर्च करना पड़ रहा है। वहीं पेंशन पर हर महीने लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार को करना पड़ रहा है। मुफ्त योजनाओं से राज्य पर लगभग 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ गया, यानी कि मुफ्त की योजनाएं भारी पड़ती दिखाई पड़ रही हैं। हर महिला को 1,500 रुपए प्रति माह देने पर लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही, क्योंकि उसने चुनाव में वादा किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू करने के बाद राज्य पर 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ गया है। ये चुनावी वादा था। वहीं बिजली सब्सिडी पर 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करना पड़ रहा है, तो ये भी चुनावी वायदे को पूरा करने में राज्य सरकार की स्थिति खराब हो रही है। सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने के लिए सालाना करीब 42,000 करोड़ रुपए की राज्य सरकार को जरूरत है, जिसकी वजह से हिमाचल लगातार दबता जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में भी 1800 करोड़ रुपए की कटौती होगी। दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 तक सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है, तो ये अपने आप दिखाता कितनी बड़ी संख्या है। दिसंबर 2024 तक 6,000 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकती है राज्य सरकार, जिनमें से लगभग 39,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। RBI के मुताबिक हिमाचल पर पिछले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। ये अपने आप में चिंता वाली बात है। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति पर लगभग 1,17,000 रुपए का कर्ज है, यानी कि प्रति व्यक्ति औसत के लिहाज से देखा जाए तो हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए से ज्यादा 1 लाख रुपए 17,000 रुपए का कर्ज है। तो ऐसे में हिमाचल कर्ज के बोझ में डूबता नजर आ रहा है और ये आर्थिक कुप्रबंधन मौजूदा राज्य सरकार का दिखाई पड़ रहा है। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर पुणे में सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह में आज शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का विकास देश के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर और तकनीक विकसित करें जिससे समाज के वंचित वर्ग की मदद हो सके। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि स्वर्ण पदक पाने वाले 11 विद्यार्थियों में से 8 छात्राएं हैं। इनमें से 2 बेटियां हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी है। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे बहनें और बेटियां
हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्र की संस्कृति और उनकी आज की जरूरतों को समझें। इस जानकारी के आधार पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएं जो सबके, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के विकास में सहायक हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में चैत्य भूमि पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बाबा साहब को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब के मूल्य और आदर्श हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद ने अपनी स्थापना से ही महाराष्ट्र के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने परिषद के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद ने स्वस्थ बहस और संवाद की परंपरा स्थापित करके लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया है। महाराष्ट्र के सभी निवासियों के लिए मैं विशेष बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कवि श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर की भावनाओं को आप सबके प्रमुख प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगी। बहुत असत सुंदर संपन्न की महाप्रिय ओमुचा एक महाराष्ट्र देश है। आप सबका ये महानगर स्वाधीनता सेनानियों का गढ़ रहा है। बाबा साहेब आम्बेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अनेक महापुरुषों ने समय समय पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की शोभा बढ़ाई है। मैं उनको नमन करती हूँ। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने स्वस्थ वाद विवाद और संवाद की परंपरा को स्थापित करके लोकतांत्रिक मूल्यों को शक्ति दी है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अगली खबर नक्सलवाद से जुड़ी हुई। देश को नक्सल की समस्या से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसके तहत सुरक्षा बलों को आधुनिकीकरण की पूरी प्रक्रिया से एक तरीके से उनको सुसज्जित किया जा रहा है। उसी का असर है कि आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके के पास में जब सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई तो 9 नक्सली मारे गए हैं। उनको हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये कामयाबी इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बीते कुछ समय पहले ही गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और नक्सल की समस्या से निपटने की जो समीक्षा बैठक की, तो उसके बाद में केंद्र, राज्य और तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके साथ एक समन्वय को और बेहतर करने का प्रयास किया गया था और उसका जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं जमीन पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा व बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त पर निकली पुलिस टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों ने खोजी अभियान चलाया। जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में बैलाडीला पहाड़ी की तलहटी में पश्चिम बस्तर डिवीजन के 30-35 नक्सलियों की उपस्थिति की गुप्त सूचना के बाद लोहा गांव की तरफ से DRG, बस्तर फाइटर, CRPF यंग प्लाटून, CRPF 111वीं बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को सर्चिंग पर रवाना किया गया था। सुरक्षा बलों ने SLR 303 राइफल, 315 बोर बंदूक समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए हैं।
मुठभेड़ में शामिल सभी जवान सुरक्षित हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादियों की उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर डीआरजीएम सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज सुबह 10:30 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 9 वर्दीधारी माओवादी के डेड बॉडी, साथ SLR 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन और नक्सल का दैनिक उपयोग सामग्री और कैंप सामग्री बरामद की गई थी। नक्सलवाद के खिलाफ इस सफलता को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य से नक्सलवाद का जल्द ही सफाया हो जाएगा। सरकार लड़ रही है, हमारे जवान लड़ रहे हैं। हमारे जवानों के बहादुरी को भी हम सलाम करते हैं और अभी 9 नक्सली मारे गए हैं और इस बहादुरी के लिए हम हमारे बलों का साहस को सलाम करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने सुरक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह हमारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की निगरानी का नतीजा है। इसमें एक सतत निगरानी हमारे पुलिस बल और अर्धसैनिक बल मिलकर कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है। विगत वर्षों से सरकारें इस गंभीर समस्या से जूझ रही है और धीरे धीरे सफलता भी मिलती चली जा रही है। बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 7 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत इस साल 8 महीने में 140 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 553 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 500 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT दिल्ली के अबू धाबी परिसर का क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोमवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रिंस ने स्नातक UG के 52 छात्रों के पहले बैच का भी स्वागत किया। भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 52 छात्रों का उद्घाटन बैच कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और ऊर्जा इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में IIT परिसर की स्थापना फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के द्वारा लॉन्च किया गया था और विजन डॉक्यूमेंट का एक तरीके से वो हिस्सा था जो भारत UAE संबंधों को नए क्षेत्रों में विस्तारित और सहयोग करने का एक रोड मैप है। UG कार्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन प्रतिष्ठित JEE एडवांस परीक्षा और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नई शुरू की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा CAET के माध्यम से किया गया है। अबू धाबी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने संयुक्त अरब अमीरात अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य संबंधित संस्थानों की पेशेवर क्षमता को मजबूत करना और सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए दोनों स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के बीच सहयोग को प्रमोट करना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू के मुताबिक ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। CAG ने कहा कि MOU हमारे स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूशन के सदस्यों के बीच ज्ञान और अनुभव के अधिक आदान प्रदान के कई अवसर प्रदान करेगा, साथ ही सहयोग और दोस्ती की भावना को भी बढ़ावा देगा।
संयुक्त अरब अमीरात अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हुमैद ओवैद खलीफा ओवैद अबू शिब ने 2 स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की बाहरी ऑडिट प्रैक्टिस को बढ़ाने और आपसी सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के सहायता करने के समझौते के महत्व पर जोर दिया है। वेब सीरीज IC-814 से जुड़े विवाद के बाद नेटफ्लिक्स ने बड़ी घोषणा की है। नेटफ्लिक्स की इंडिया की कंटेंट मामलों की उपाध्यक्ष मोनिका शेरगिल ने बयान जारी करके कहा कि वेब सीरीज का डिस्क्लेमर बदल दिया गया है। अब डिस्क्लेमर 1999 के विमान अपहरण में शामिल अपहरणकर्ताओं के असली नाम शामिल कर दिए गए हैं। ध्यान रहे कि सीरीज में अपहरणकर्ताओं के असली नामों की जगह निकनेम शामिल किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था। नेटफ्लिक्स का कहना है कि ऐसे दर्शक जो असली घटना के तथ्यों से परिचित नहीं, उनके लाभ के लिए डिस्क्लेमर में असली नामों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने सफाई दी है कि उसने निकनेम इसलिए शामिल किए गए थे क्योंकि असली घटना के समय इन्हीं निकनेम का प्रयोग हुआ था। गौरतलब है कि वेब सीरीज IC-814 पर विवाद के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को आज स्पष्टीकरण के लिए बुलाया था। बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 1,44,716 करोड़ रुपए की राशि के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स FRCV की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्प्लॉयड लिंक इंसेंटिव ELIC स्कीम को लागू करने के संबंधी समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न नियोक्ता संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में ELI योजना का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श हुआ। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल से असंगठित कामगारों को जबरदस्त लाभ मिल रहा है। पोर्टल ने 3 वर्षों में 30 करोड़ पंजीकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। इस पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े CBI मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में वृक्षारोपण में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे देश में 72 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। बहराइच में भेड़ियों के हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानव वन्य जीव संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पीलीभीत भी शामिल है। इसी के तहत वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना व अपर प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण मनोज सिन्हा पीलीभीत पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर वन्य जीव संघर्ष को लेकर रणनीति बनाई। अभी तक बहराइच में 6 में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को विद्युत मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE और उपभोक्ता मंत्रालय के नेशनल टेस्ट हाउस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। गौरतलब है कि BEE का मुख्य उद्देश्य एजेंसियों और संगठनों से समन्वय करके भारतीय अर्थव्यवस्था में सहायक बनना है, जो बाजार के नियमों के आधार पर हो। दिल्ली में NCC का अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2024 शुरू हो गया है। इस शिविर का मेजर जनरल सिद्धार्थ चावला ने उद्घाटन किया। दिल्ली कैंट में चल रहे इस शिविर में देश भर से चयनित करीब 1550 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज